बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मेरा नाम है मानव यादव और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। क्योंकि दर्शकों, राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन देश के नेता अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि देश हित सबसे पहले होना चाहिए। और कुछ ऐसा ही पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव ने संसद में जैसे ही साधु का भेष धरा, मानो उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। पप्पू यादव आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उनके खिलाफ पूरे देश में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। और ये गुस्से की जो आंच है, आज पप्पू यादव के दिल्ली स्थित घर तक पहुंच गई। पप्पू यादव दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दौरान भारी बवाल कट गया। जूते चप्पल चल गए, मारपीट की नौबत आ गई। पप्पू यादव ने दावा किया है कि हमलावर उनको चाकू से मारने आए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एक सांसद के घर पर कोई चाकू लेकर पहुंचा कैसे, और सच में कोई चाकू लेकर उन्हें मारने आया था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। दिखाते हैं आपको पूरे ड्रामेबाज, एक तरीके से जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है दिल्ली में, उससे जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट। आपने कहा था सम्मान करा दिल्ली में अपने आवास पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी दो युवक आए और पप्पू यादव पर जूते चप्पल से हमला कर दिया। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए। पप्पू यादव ने हाल ही में संसद परिसर में सनातन का अपमान किया। दोनों युवक इसी बात से आहत बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये दोनों कौन थे? पप्पू यादव जो चाकू लिए नजर आए, वो चाकू उनके पास कहां से आए? अगर वो दोनों चाकू लाए थे तो हमला जूते और चप्पल से क्यों किया गया? या फिर हंगामे के बाद चाकू का इंतजाम खुद पप्पू यादव ने किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पप्पू यादव पर चप्पल से हमला हुआ तो पप्पू के समर्थकों ने हमलावरों की धुनाई कर दी। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हर नागरिक को, लेकिन विरोध के इस तरीके को जायज नहीं ठहराया जा सकता। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में नकली साधु का भेष धारण किया था, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा जारी है। सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव पर जूते और चप्पलों से हमला सनातन विरोधी क्रिया की प्रतिक्रिया है? यह देश के नेता एक बार नहीं, एक चाकू जितना मारना हो मार लो, लेकिन मेरे बच्चों को तो मत डराओ। मेरे परिवार बच्चों पर कल रात में डराने की कोशिश किया। कौन थे ये लोग? हमको क्या पता कौन थे ये लोग। डेली बोल, आप लोगों को आशंका थी? ये लोग बोल रहे हैं जो मार देगा 51 लाख रुपया देंगे। यह हमला सनातन के अपमान का बदला है या फिर कोई प्लांटेड कहानी? क्योंकि ये पहली बार नहीं जब किसी विवादित मुद्दे को लेकर पप्पू यादव लाइमलाइट में आए। साल 2024 में पप्पू यादव ने पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बयान दिया और फिर लॉरेंस गैंग की तरफ से फोन पर धमकी मिलने का शोर मचा दिया। जब आरोपी गिरफ्तार हुआ तो उसने बताया कि पब्लिसिटी के चक्कर में दुबई के नंबर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर उसने पप्पू यादव को फर्जी धमकी दी थी। तो दूसरे आरोपी ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से फर्जी कॉल अरेंज करवाई गई। सवाल यह है कि क्या इस बार पप्पू यादव पर जूते चप्पल से जो हमला हुआ वो भी स्क्रिप्टेड है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पप्पू यादव के घर पर पूरा फिल्मी माहौल देखने को मिला है और दर्शकों कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है और कहते हैं कि खूब फिल्में आपको देखनी चाहिए। फिल्में देखने से आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में जब खुरापात चल रही हो तो इंसान फिल्में देखकर भी समाज के खिलाफ साजिश रच सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी के अयोध्या में, जहां सरफराज नाम का एक युवक कॉलेज की लैब में बम बनाने का फॉर्मूला लेकर पहुंच गया। जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि सरफराज ने फिल्म देखकर बम बनाना सीखा था और ये खुलासा होते ही कॉलेज प्रशासन के साथ साथ पूरा सरकारी महकमा एक तरीके से सकता रह गया है।
अयोध्या का राजर्षि दशरथ पैरामेडिकल कॉलेज, जहां छात्र मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स, रेडियोलॉजी और इमेजिंग जैसे कोर्स के लिए दाखिला लेते हैं, लेकिन कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र मोहम्मद सरफराज पर आरोप है उसने पैरामेडिकल कॉलेज की लैब में वो प्रयोग किए जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपनी प्रयोगशालाओं में करते हैं। आरोप है कि छात्र मोहम्मद सरफराज लैब में ही बम बनाने का फॉर्मूला तैयार कर रहा था। लैब से मोहम्मद सरफराज के जो नोट्स बरामद हुए उसमें बम बनाने की पूरी विधि लिखी मिली है। जी, हमारे यहाँ का एक्सरे टेक्नीशियन स्टूडेंट है 2025 बैच का। सुबह जब आज कुछ बच्चे आए मॉर्निंग ड्यूटी में एक्सरे रूम में, तो उन्होंने बताया कि एक कागज़ मिला हुआ है जिस पे कुछ संदिग्ध चीज़ें लिखी हुई थी बम से संबंधित। तो उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बताया, उसके ज़रिए हमें पता लगा, जिसकी सूचना हम लोगों ने तत्काल पुलिस को दे दी। छात्र मोहम्मद सरफराज पर यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया। मोहम्मद सरफराज से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल ये है छात्र मोहम्मद सरफराज ने बम बनाने का फॉर्मूला नोट्स में क्यों लिखा था? मोहम्मद सरफराज का मकसद क्या था? क्या मोहम्मद सरफराज कोई घातक विस्फोटक बनाने में जुटा हुआ था? क्या मोहम्मद सरफराज पाकिस्तानी आतंकियों की किसी साजिश का शिकार हुआ है? बम बनाने का लिखित फॉर्मूला अयोध्या की राजर्षि दशरथ पैरामेडिकल कॉलेज की लैब से मिला। दावा किया गया कि छात्र मोहम्मद सरफराज अपने बम बनाने वाले नोट्स गलती से लैब में भूल गया था। कॉलेज के ही जब बाकी छात्रों ने लैब में दहशतगर्दी से भरा नोट देखा तो प्रबंधन और पुलिस को इसकी सूचना दी। तब जाकर मोहम्मद सरफराज के मंसूबे एक्सपोज हुए। लैब टेक्नीशियन सरफराज के डायग्राम से अयोध्या प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जैसे ही उसके द्वारा बनाया हुआ फार्मूला दूसरे स्टूडेंट्स ने देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई और सरफराज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मैं उसी स्थान पर हूँ। आप देख सकते हैं ये राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर दो भाग है, एक जगह पर MBBS स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है और दर्शन नगर जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज भी होता है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद सरफराज को हिरासत में ले रखा है। ATS सहित कई एजेंसियां मोहम्मद सरफराज के इरादों को डिकोड करने में जुटी हैं। फॉर्मूले और डायग्राम के पीछे की मंशा तलाशी जा रही है। हालांकि बलरामपुर के रहने वाले छात्र सरफराज के पास किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? जब वो बम बनाने की विधि की जब आज उनके पढ़ने उम्र के छात्र हैं, इनको पढ़ने लिखने की अपना वो करना चाहिए। और या ये बम बनाने की विधि लिख रहे हैं, कल का कुछ और करेंगे, कल किसी और मिल जाएंगे। और उनके फ़ोन में भी क्या है, लैपटॉप भी मिला है। अब उनको जानकारी धीरे धीरे क्या कहते हैं, हमारे कहते हैं पुलिस विभाग में प्रशासन जो है वो अपना खंगाल रहे हैं कि छानबीन कर रहे हैं, लैपटॉप साथ हर चीज़। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के 2 और छात्रों से भी पूछताछ की है। दावा किया गया कि इन छात्रों से मोहम्मद सरफराज की ज्यादा निकटता रही है। सवाल ये, क्या मोहम्मद सरफराज ने दूसरे छात्रों को भी बम बनाने का फॉर्मूला सिखाया है? क्या मोहम्मद सरफराज लैब में आने वाले छात्रों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था? क्या मोहम्मद सरफराज किसी के इशारों पर बम ब्रिगेड तैयार करने में जुटा हुआ था? पूछताछ में मोहम्मद सरफराज ने पुलिस को बताया कि उसने एक फिल्म देखी थी। फिल्म में दिखाए गए बम बनाने के तरीकों को उसने पेपर पर सिर्फ नोट कर लिया था। पुलिस और जांच एजेंसियां मोहम्मद सरफराज के दावों को अंतिम सच नहीं मान रही। हर एंगल से बम बनाने वाली विधि की जांच की जा रही है। कॉलेज कैंपस के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि मोहम्मद सरफराज की हर गतिविधि से पर्दाफाश हो सके, पता चल सके कि मोहम्मद सरफराज से कॉलेज में कौन कौन मिलने आता था, मोहम्मद सरफराज किसके साथ उठता, बैठता और घूमता था, लैब में मोहम्मद सरफराज के साथ कितने छात्र मौजूद रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस पहले ही बड़ा खुलासा कर चुकी है कि इन छात्रों की आड़ में हजारों अपराधी जंतर मंतर पर मौजूद थे। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है उसने सभी को सन्न कर दिया है। छात्रों की आड़ न सिर्फ बड़े अपराधी ले रहे थे बल्कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में घुसकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहते थे। और ये खुलासा खुद पश्चिम बंगाल एसटीएफ के हद पे चढ़े संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल ने किया है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट के आखिर कैसे सीजेपी का प्रोटेस्ट जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के निशाने पर था। देश की राजधानी में कई दिन तक जुटे रहे कॉकरोचों की आड़ में पाकिस्तान ने देश के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी। सेंट्रल दिल्ली में सिर्फ पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवानों पर ही हमला नहीं हुआ था बल्कि पूरे जंतर मंतर इलाके को दहलाने और खून खराबा करने का खौफनाक प्लान था। और ये प्लान पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने बनाया था। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को 30-31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। एजेंसियां हमीम मंडल से पूछताछ कर रही हैं, लेकिन शुरुआती पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। बंगाल एसटीएफ के मुताबिक आतंकी हमीम मंडल पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर भीड़ में घुसपैठ करने और बड़ी आतंकी साजिश फैलाने की फिराक में था। हम देख रहे थे कि वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। दावा किया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी इंस्टाग्राम और एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स राना उजैरो, अबिद जट और हमाद के संपर्क में था। ये मॉड्यूल पाकिस्तान के कुख्यात शहजाद भट्टी गैंग से जुड़ा है। बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जिनसे इसका इंटरेक्शन है, जिसमें जैसे कि राणा नाम से एक हैंडल था, एक अबी जट नाम का एक हैंडल है, एक उज़ैर है, एक हमाद है। ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया। संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ी हिंसा करने की तैयारी में था, तो आतंकी की गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार हनी ट्रैप मिशन में लगी हुई थी। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को झारखंड से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक ये गैंग किडनैप और हनी ट्रैप करने की साजिश भी रच रहा था। अर्पिता सरकार को जैश से निर्देश मिल रहे थे। दावा है अर्पिता सरकार को वीआईपी नेताओं की निगरानी और एक मंत्री के बेटे को हनी ट्रैप करने का टास्क जैश ने दिया था। अर्पिता सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि जो एक हमने मैटर बताया जिसमें एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं उनके बेटे को जब हनी ट्रैप और किडनैप करने की बात हो रही थी तो उसमें हमीम मंडल ने इंगेज किया था अर्पिता सरकार को, और अर्पिता सरकार का उस टाइम पे हमें एक पूरा कम्युनिकेशन पैटर्न मिला है उन सब हैंडल्स के साथ जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। कॉकरोचों का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन कॉकरोचों के सेनापति अभिजीत दिपके की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस पर हमला, प्रदर्शन का आतंकी कनेक्शन और विदेशी फंडिंग के आरोपों के बाद अब अभिजीत दिपके की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठने लगे हैं। सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने अभिजीत दिपके के पिता की संपत्ति और फंडिंग की जांच की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने सवाल उठाए हैं कि अभिजीत के पिता भगवान राव दीप के एक जूनियर इंजीनियर थे, सैलरी 60 से 65 हज़ार रुपए थी। फिर अभिजीत ने अमेरिका में हायर एजुकेशन कैसे ली, अमेरिका में पढ़ाई के लिए कहां से पैसे आए, परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच हो। महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला। आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने PCI, CBIC और महाराष्ट्र सरकार में शिकायत दर्ज कराई है। उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये
अवैध है, इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ECI से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है, इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई RCM में वकील फ़ीस अगर देता है और दूसरे वकील को फ़ीस देता है तो एज ए जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है और वकील के ऊपर GST नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है। दिल्ली में प्रदर्शन वाली साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं, लगातार ये खुलासे पुलिस और एजेंसियों की जांच में हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दीप के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच में देश विरोधी सुराग हाथ लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की शहबाज सरकार POK में चुनाव कराकर लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटना चाहती है। यानी समझिए, एक तरफ चुनाव कराए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि हम लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। अब आप इस पूरी चाल को समझिए, और ये चाल जो POK की जनता है वो समझ चुकी है और इसीलिए चुनावों का बहिष्कार वो कर रही है। जनता ना सिर्फ इन अवैध चुनावों को अपने जूतों तले को चल रही है, बल्कि रोज आज़ादी की इस लड़ाई को और तेज कर रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है और ये हल्ला इस तरीके से कि बड़े बड़े पोस्टर बैनर लेकर POK में जनता सड़कों पर है, लेकिन शहबाज अपनी एक तरीके से नाक की लड़ाई इसे बना चुके हैं और हर हालत में POK में चुनाव कराना चाहते हैं। जली हुई गाड़ियां, पत्थरों से पटी सड़कें और भारी सुरक्षा। तस्वीरें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की है। POK के कब्जे वाले कश्मीर में अवैध विधानसभा चुनावों का आज दूसरा चरण था, लेकिन इस दौरान मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक आवाम ने ऐसा तांडव किया कि शहबाज शरीफ के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। आवाम आज फिर पाक सेना से भिड़ गई। पाक सेना ने भी लोगों को मौत की घाट उतारने के लिए गोलियों की बौछार कर दी। POK के लोगों का आरोप है कि शहबाज सरकार कश्मीर में चुनाव का ढोंग कर रही है कि जो इलेक्शन ढोंग इलेक्शन का जो एक फ्रॉड रचाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो कुछ लोग मुजफ्फराबाद डिवीजन को बहुत पहले से तनकीद का निशाना बनाते थे और कल से और परसों से उनकी जो वो उसके बाद वो खामोश हैं। POK के लोगों ने साफ कर दिया कि POK अब आज़ाद होकर रहेगा। अवैध चुनावों को लोगों ने अपने जूते के नीचे कुचल दिया है। इसी के मुताबिक हम आज निकलें और आज ये ढोंग इलेक्शन है, इसको जूते की नोक पर अवाम ने रख दिया है और अवाम उन्नास से ये अपील है कि कल मोरखा तीन जो ढोंग इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इनका हम मुकम्मल इसका एक्शन कमेटी ने हिस्सा और बाइकाट का ऐलान किया है। POK में हर जगह अवैध विधानसभा चुनाव का बहिष्कार आज किया गया। लोगों ने नेताओं के बैनर पोस्टर तक फाड़ डाले। तो मेरे साथ राष्ट्रीय सरोपरी में इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए और रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।